बरसात के मौसम में सब्जियों के चढ़े रेट। रिहायशी इलाकों में 90 रुपए किलो तक बिक रहा है टमाटर। ग्राहक आधा किलो लेकर चला रहे हैं काम। देवी बस हादसे में बस चालक को पड़ा था मिर्गी का दौरा। पुलिस ने बस चालक को किया गिरफ्तार। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा गया मृतक का शव। दिल्ली नगर निगम की समितियों के गठन की प्रक्रिया शुरू। 6 और 7 अगस्त को होंगे निगम मुख्यालय में चुनाव। यमुना पार के पार्षद निभाएंगे अहम भूमिका। राखी का त्योहार नजदीक आते ही बाजार में दिखी रौनक। लोग राखियों की जमकर कर रहे हैं खरीदारी। नए डिजाइन की राखियां ग्राहकों को खूब आ रही हैं पसंद। जाफराबाद में पुलिस ने धरा वाहन चोर। आरोपी से चोरी की 5 गाड़ियां बरामद। मामले में पुलिस कर रही है पूछताछ। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन डिजिटल। मैं हूं आपके साथ शिवानी तिवारी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। बरसात के मौसम में एक और जहां यातायात प्रभावित होता है, वहीं इसका सीधा असर रोजमर्रा की चीजों के दामों पर भी पड़ता है। खासकर सब्जियों के दाम इन दिनों आसमान छू रहे हैं। शाहदरा की थोक सब्जी मंडी में जब हमने जायजा लिया तो वहां के दुकानदारों ने बताया कि कई सब्जियों के रेट बढ़े हुए हैं। गोभी, मटर, शिमला मिर्च और सबसे ज़्यादा टमाटर महंगा हो गया है। दुकानदारों ने बताया कि जो टमाटर पहले 25 रुपए से 30 रुपए किलो मिलता था, अब वो 60 रुपए किलो में बिक रहा है। वहीं गली मोहल्लों और रेहड़ी पर टमाटर 80 रुपए से 90 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा है। इसकी वजह बारिश के चलते दूर दराज से आने वाली सप्लाई में रुकावट और ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कतें हैं। ग्राहक भी महंगाई से परेशान है। उनका कहना है कि पहले वे 1 किलो टमाटर लेते थे, अब आधे किलो में ही गुजारा कर रहे हैं। महिलाओं का कहना है कि टमाटर हर सब्जी और दाल में इस्तेमाल होता है, इसलिए इसकी कीमत बढ़ने से रसोई का पूरा बजट बिगड़ गया है। कितने रुपए किलो टमाटर मिल रहा है? 80 था, अब कुछ कम हुआ है, 60 रुपए किलो हुआ है। 80 कब तक था? लगभग 4 दिन पहले, 3-4 दिन पहले। अच्छा, अभी 60 रुपए किलो। हाँ, अभी 60 चल रहा है। क्या रहती है इतना टमाटर महंगा जब होता है? क्या बरसात वगैरह में खराब हो जाता है या क्या रीजन रहता है? हाँ, गल जाते हैं, खराब हो जाते हैं, इसके वजह से महंगी हो जाती है। अच्छा, तो अभी 60 रुपए किलो मिल रहा है? हाँ, अभी 50-60 चल रहा है मार्केट में। शिमला 100 रुपए किलो भी है। हाँ। बैगन 40 रुपए किलो है और घिया जो है 40 रुपए किलो है। फूल गोभी 80 रुपए किलो है, बढ़िया वाले जो है वो। अच्छा। और थोड़ा हल्का क्वालिटी है वो 60 रुपए किलो है। तो इस मौसम में सब्जियां महंगी होती हैं क्या? हाँ, इसमें सब में थोड़ा सब्जी महंगी हो जाते हैं। रीजन क्या रहता है? रीजन यही है कि जहाँ से सब्जी होते हैं ना, वहाँ पानी उनी लग जाते हैं बारिश का, तो खेती उती थोड़ा गड़बड़ा जाते हैं। अच्छा। तो इस वजह से थोड़ा महंगाई हो जाते हैं। दिल्ली में जो है आकर के सब्जी आते आते थोड़ा महंगा हो जाता है। 60 रुपए किलो, 70 रुपए किलो, जैसे माल वैसे रेट। अच्छा, 80-90 मिल रहा है टमाटर क्या? 80-90 वो गली मोहल्ले में बिक रहे हैं। यहाँ मंडी में तो 60-70 रुपए किलो है। जैसे क्वालिटी 2 तरह की है। अच्छा। हाँ जी। तो वैरायटी मतलब क्या कुछ टाइट ज़्यादा है? हाँ, नहीं, कलर अच्छा है, बढ़िया है, टाइट टमाटर बढ़िया वाले हैं। और हल्की क्वालिटी 60-70 रुपये बिक रही है। ठीक है। मतलब बढ़िया वाली, सॉरी। और अच्छे हल्के माल 50-60 रुपए किलो। तो बहुत महंगा है, 70 रुपए किलो। 70 रुपए किलो दिया है। कितना महंगा लग रहा है? नॉर्मल क्या रेट पे चल रहा है? 20 रुपए किलो, 30 रुपए किलो, अब सीधे 70 पहुंच गए हैं। और अभी आशंका और ऊपर पहुंच जाएगा। हाँ, तो बजट बिगड़ता है कहीं ना कहीं ऐसे में? मैडम, सारा ही बजट बिगड़ रहा है। जो डेली मर्रा कमा रहे हैं 500 रुपये, उनको तो बहुत भारी है ये सब्जी खानी। पहले सोचता था इंसान दाल खा लेगा, लेकिन अब दाल भी नहीं खा सकता। अच्छा, तो किसी टमाटर ही महंगा है और सब्जी महंगी है? सब सब्जी मैम, सब। कितने रेट बढ़ गए होंगे? कितना फर्क पड़ेगा? जमीन आसमान का फर्क हो गया मैम। गोभी लेने लगो 100 रुपए किलो है गोभी। गोभी 80 की दी है। 80 रुपए किलो? जी। महंगी लग रही है सब्जी? जी, बहुत महंगी सब्जियां दे रहे हैं। कितना फर्क पड़ गया होगा पहले के मुकाबले अभी? पहले से बहुत ज़्यादा है, 50-50 हो गया। ये है सब्जी तो सारी महंगी है। क्या क्या सबसे ज़्यादा महंगा लग रहा है इस टाइम पे?
अभी मैंने तो टमाटर ही लिए हैं। टमाटर क्या रेट दिए हैं अभी? 60। महंगा लग रहा है टमाटर 60 अभी तो महंगा ही है, इससे पहले 70 लिया था। 80 90 ऐसे बिका था तो इससे पहले, तो अब फिर भी 60 है। तो सब्जी सारी महंगी है, कुछ सब्जियां ही लगता है कि महंगी हुई हैं? सब्जी महंगी है, सभी सब्जी महंगी कर रखी है। अच्छा, वजह क्या लग रही है? मौसम ये क्या? मौसम सही है यहाँ तो, हाँ तो मौसम सही है। तो पीछे ही बाढ़ बंद हो चुकी होगी, पर इनके लिए तो 12 महीने वही है। अच्छा, तो अपनी मनमानी में किस रेट बढ़ाते हैं लोग? हाँ तो अपनी मनमानी से बढ़े दे होंगे। अगर यहाँ 160 दे रहे ना तो टमाटर क्या रेट दे रहे हैं अभी यहाँ पे? 60 रुपये किलो। अच्छा, तो बजट बिगड़ता है इससे लोगों को? बजट कितनी महंगी होती है? हाँ तो बिगड़े। जब टमाटर 20 रुपये चल रहा था तब कहाँ से आ रहा था टमाटर? हाँ सही बात है। अब क्या रेट दे? 60 रुपये किलो। अब 60 रुपये। वो मंडी वाले सब 60 दे रहे हैं, वो वहाँ से ला रहे हैं, वहाँ पर दाढ़ी में 170 में दाढ़ी मिलता होगा, वो यहाँ पे ला के डबल कर देते हैं। मैं जब ठेली नहीं रहेगी रोड पे ना, तब तुम्हारी अपने औकात पे आ जाएंगे। पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में सोमवार को जो दर्दनाक हादसा हुआ था उसकी वजह ड्राइवर को मिर्गी का दौरा पड़ना था। लक्ष्मी नगर मार्केट के पास रेड लाइट पर एक देवी बस ने अपना नियंत्रण खो दिया था और एक ऑटो को टक्कर मार दी थी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ऑटो चालक की मौके पर ही मौत हो गई। साथ ही पास में खड़ी 2 गाड़ियां भी इस हादसे में क्षतिग्रस्त हो गई थी। बस चालक भी वहीं गिरा हुआ था। मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक लग रहा था कि बस चालक को मिर्गी का दौरा पड़ा था। मौके पर मौजूद एक डॉक्टर ने उसे तुरंत CPR दिया, जिससे उसकी हालत थोड़ी सुधरी और उसे होश आ गया। बाद में पुलिस ने उसे अस्पताल पहुंचाया और फिर गिरफ्तार कर लिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस इलाके में ट्रैफिक की स्थिति काफ़ी खराब है। भले ही विकास मार्ग पर रेड लाइट हटा दी गई है, लेकिन यूटर्न की वजह से लंबा जाम लग जाता है। साथ ही कट बंद होने के कारण बाइक सवार लोग फुटपाथ पर गाड़ियां चढ़ाकर चलाते हैं, जिससे खतरा बढ़ जाता है। मार्केट के प्रधान का कहना था कि पार्किंग की सही व्यवस्था नहीं होने से सड़क पर ही वाहन खड़े रहते हैं। ऑटो वाले भी फुटपाथ और रोड पर अड्डा जमा लेते हैं, जिससे रास्ता सकरा हो जाता है और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। फिलहाल पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है। प्रशासन से मांग की जा रही है कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार किया जाए। देखिए, सिचुएशन तो जो है थोड़ी बहुत हम इसमें जो है प्रशासनिक लापरवाही भी मानते हैं। हम इसमें प्रशासनिक भी ट्रैफिक पुलिस, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का भी हम इसमें वो मानते हैं, PWD का भी मानते हैं। PWD से भी हमने बहुत लोग कई बार हमने उसमें दिया है, MCD को दिया है कि इसमें पेड पार्किंग बना दी जाए, पार्किंग सही से अच्छे से बन जाए, लोगों के दुकानदारी में भी अच्छा हो जाए। अब यहाँ पे जो है ये स्टैंड था, अब जो उन्होंने कट ये बंद किया है हमारा चौराहा, इस कट के बंद करने से हमारी मार्केट भी ख़राब हो गई है। मार्केट में ग्राहक नहीं है, दुकानदारी बिल्कुल ठप हो गई है। अब उन्होंने लेकिन इसको ट्रैफिक में चलाने के लिए किया, लेकिन फिर भी आज भी आप देखिए वो ऐसा का ऐसा ही है। उसी तरह से उतना ही टाइम आज भी जाम लग रहा है, उतना ही तब पहले भी जाम लगता था। अब तो ये, और जो इन्होंने कट जो लगाया है उसको प्रॉपर कट बंद नहीं किया है। थोड़ा सा आप देखेंगे तो ऐसे लापरवाही से जो है इसमें यहाँ ना कोई यहाँ पे ये ट्रैफिक पुलिस का कोई भी कर्मचारी जो है, एक भी कर्मचारी पुलिस वाला नहीं मिलता है यहाँ पे। इस रेड लाइट पे चौराहे पे रहे, थोड़ा चलान से डराएं, लोगों को डरें, तो वो प्रशासनिक लापरवाही के कारण ये हादसा हुआ हमारा। कितने लोग इसमें घायल हुए थे, पता लग पाया था क्या? इसमें एक तो ऑन द स्पॉट से ही लगभग हो गया था और एक जो है 2 लोगों के घायल होने की वजह से। ट्रैफिक तो सर यहाँ पर पार्किंग की सबसे ज़्यादा समस्या यही है कि गाड़ी कोई भी आता है अंदर ऐसी बीच रोड पर लगाया जाता है, जिसके कारण ये एक्सीडेंट हुआ है ना। यहाँ पर पूरी अगर फैसिलिटी दी जाए पार्किंग की तो यहाँ पर ऐसे हादसे नहीं होंगे। कल किस टाइम की घटना थी? क्या बाजार पर कितना फ़र्क पड़ने लगा है? क्या लोग पार्किंग ना होने की वजह से कम आते हैं मार्केट में? ऐसा भी है, पार्किंग की वजह से भी कम आते हैं लोग बाहर। और अगर पार्किंग का पूरा देखा जाए ना, तो कोई गार्ड हो वो पार्किंग अगर सही से लगवाए, बीच रोड पे गाड़ियां लगा के चले जाते हैं, उसके कारण ये एक्सीडेंट होते हैं। जाम भी लगता है, फिर एक्सीडेंट होते हैं। अब जिसकी जान गई है उसके घर वालों से पूछो ना। उस टाइम सिचुएशन ये थी, मैंने देखा ड्राइवर सीट पे फेंट होके पड़ा हुआ था और उसको दौरे पड़ रहे थे। उसको मैंने सीट से उतार के नीचे लिटाया और उसको CPR दिया और उसको होश में लाने की कोशिश करी थी। उसके बाद वो होश में आ गया था। अच्छा, क्या ड्राइवर ने बताया किस तरीके से एक्सीडेंट हो गया था उसको? ड्राइवर उस हालत में तब भी वो इतना घबराया हुआ था कि वो कुछ बोलने लायक नहीं था। उसको रिलैक्स दे रखा था, वो बोल नहीं पा रहा था। पर उसके बाद उसको
हॉस्पिटल रेफर कर दिया था। जो एक ऑटो वाला भी था, वो डेथ हो गई थी उसमें, और पुलिस की गाड़ी आई थी 100 नंबर की, वो उन दोनों को हॉस्पिटल लेके चली गई थी। अच्छा, कितनी गाड़ियाँ यहाँ उसमें एक्सीडेंट हुआ था, कितनी गाड़ियों को टोटल था? टोटल 3 गाड़ियाँ करीब, एक ऑटो डैमेज हुई थी, और ये सारा जो लापरवाही की वजह से हुआ था। जैसे विकास मार्ग पे मैं आपको एक सिचुएशन बताऊँ, विकास मार्ग को हाईवे बनाने की कोशिश की जा रही है। इस हाईवे बनाने के चक्कर में ये नहीं देखा जा रहा कि यहाँ पे कितनी पब्लिक पैदल, वैसे लोग सोचते हैं कि पैदल वालों को सुरक्षा की जाए, ये यहाँ पे अनसुरक्षा हो रही है। वो पैदल यात्री या रोड भी नहीं क्रॉस हो सकते। पहले यहाँ की रेड लाइट बंद कर दी थी, फिर उसके बाद उन्होंने फिर चला दी थी, और इसके बाद जब कल एक्सीडेंट हुआ है उसके बाद आप देखो ये रेड लाइट दोबारा चालू कर दी गई है ताकि पैदल यात्री क्रॉस हो सकें। आए दिन छोटे मोटे मतलब घटना होती रहती हैं। अच्छा, पार्किंग की यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है। अच्छा, दूसरा ये कट को बंद होने से मार्केट का मतलब झुकाव ख़त्म हुआ, लोगों का मार्केट का काम भी बंद हुआ है। तो हम आपके माध्यम सरकार से ये अनुरोध करेंगे कि यहाँ की ट्रैफिक की समस्या को ध्यान में देते हुए यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था की जाए और पुलिसकर्मी यहाँ पर जो है ट्रैफिक वाले को तैनात किए जाए। दिल्ली नगर निगम की समितियों के गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ये चुनाव 6 और 7 अगस्त को निगम मुख्यालय में होंगे, जिसमें यमुना पार के पार्षद अहम भूमिका निभाएंगे। कृष्णानगर से पार्षद संदीप कपूर डैम्स विभाग के अध्यक्ष पद के लिए नामांकन कर चुके हैं। यमुना विहार से पार्षद प्रमोद आरपी सेल की जिम्मेदारी के लिए अपना नाम आगे बढ़ा चुके हैं। न्यू अशोकनगर से पार्षद संजय कुमार ने लाइसेंसिंग विभाग के अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरा है। आजाद नगर से पार्षद नीलम जीतू चौधरी ने कम्युनिटी सेंटर सर्विस के अध्यक्ष पद के लिए आवेदन किया है। दिलशाद कॉलोनी से पार्षद बहन प्रीति ने निर्माण विभाग, पटपटगंज से पार्षद रेणु चौधरी को हाई पावर हाउस टैक्स विभाग के डिप्टी चेयरमैन पद के लिए नामांकन कराया गया है। सभी नामांकित पार्षद बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं। वहीं अगर हम नजर आम आदमी पार्टी की ओर डालें तो उन्होंने निगम की कमेटी चुनाव में भी अपना हाथ पीछे रखा था, लेकिन कुछ सीटों पर उन्होंने सदस्य के तौर पर साथ निभाने का काम किया था। त्रिलोकपुरी वार्ड से बीना बालगुहेर ने एंटी मलेरिया डिपार्टमेंट के अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया है। वहीं रोहतास नगर से पार्षद शिवानी पांचाल को 3 अलग अलग सदस्य के रूप में और विश्वासनगर से पार्षद ज्योति रानी को भी अलग अलग कमेटी के सदस्य के तौर पर काम देखने की जिम्मेदारी दी जाएगी। राखी का त्योहार नजदीक आते ही बाजारों में जबरदस्त रौनक देखने को मिल रही है। दुकानों पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है और हर जगह रंग बिरंगी राखियां नजर आ रही हैं। बाजारों में बच्चों के लिए कार्टून वाली इलेक्ट्रॉनिक राखियां, भाई बहन के लिए खास राखियां और कई नई डिज़ाइन वाली राखियां उपलब्ध हैं। हमारे संवाददाता ने जब राखी बेचने वाले दुकानदारों से बात की तो उन्होंने बताया कि इस साल सोने की राखियों की मांग कम है, लेकिन चांदी की राखियां अभी भी लोगों को पसंद आ रही हैं। राखियों की कीमत 20 रुपए से शुरू होकर 400 रुपए या उससे ज़्यादा तक जा रही है। इस बार खासतौर पर भाभियों के लिए चूड़ीदार राखियां बाजार में आ गई हैं, जो लोगों को खूब पसंद आ रही हैं। दुकानदारों ने बताया कि हर साल कुछ नया देखने को मिलता है और इस बार भी नई डिज़ाइन वाली राखियों की मांग काफ़ी है। धागे वाली राखी भी नए अंदाज में सजाकर बेची जा रही हैं। सिर्फ राखियां ही नहीं, बाजारों में गिफ्ट आइटम और मिठाइयों की भी खूब बिक्री हो रही है। ग्राहकों ने बताया कि वे राखी के त्योहार को लेकर बहुत खुश हैं। कई बहनों ने कहा कि उनके भाई दूर रहते हैं, इसलिए वे उन्हें डाक या कोरियर से राखी बेच रही हैं। चांदी की राखी का ही थोड़ी बहुत डिमांड है, सोने की राखी की डिमांड नहीं है इस बार, क्योंकि सोना महंगा है। और रेंज की बात करते हैं तो 400 रुपये से लेके 500, 700, 1000 रुपये तक की रेंज में है। हाँ, मार्केट में डिजाइन आता है, आया डिजाइन है। राखी बेच रहे हैं, भाई बहन का प्यार है, खूब चलेगा। नया ही आता हर साल ये तो बेचने के लिए। ये भाभीयों का कड़ा है। हाँ, भाभी वाली राखी है ये। हाँ, राखियाँ लग चुकी हैं, लोग खरीद रहे हैं, हमने भी खरीदी है, धागे खरीदे हमने। इस बार में कुछ नया देखने को मिल रहा है? अभी फिलहाल तो नहीं मिला, जैसे पुराना था। हाँ, वैसे ही। हाँ, मार्केट में नई नई डिजाइन की राखियाँ आ रही हैं और नई नई फैशन है। ये भाई बहन का त्यौहार होता है, अटूट बंधन होता है, बहुत प्यार से भाई बहन का जो है बहन बांधती है भाई की राखी, और ये परंपरा काफ़ी सालों चली आ रही है और निभाते चले आए हैं। वही देखो, भाई बहन का प्यार होता है और अटूट प्यार होता है।
ये इससे ऐसा रिश्ता कोई नहीं है। बाजार इतना रौनक तो नहीं है अभी। हाँ, वो लंबी लंबी गाड़ियाँ वो लग सकती है ना, वो लेडीज़ रखी हैं, लटकाने वाली हैं, वो कहते हैं चूड़ी वाली हैं, वो भी देखने को मिली। उत्तर पूर्वी दिल्ली में आए दिन हो रही स्कूटी और बाइक चोरी की वारदातों को रोकने के लिए पुलिस सतर्क है। 3 अगस्त को एएटीएस की टीम को एक बड़ी कामयाबी मिली। इंस्पेक्टर योगेश वशिष्ठ के नेतृत्व में टीम ने जाफराबाद के एक्स ताज होटल के पास नाला रोड पर एक युवक को पकड़ा जो एक काले रंग की टीवीएस एंटॉर्क स्कूटी चला रहा था। जब उससे पूछताछ हुई तो पता चला कि स्कूटी चोरी की है, जिसकी रिपोर्ट 29 जुलाई को खजूरी खास थाने में दर्ज कराई गई थी। युवक की पहचान कासिफ उर्फ कस्सू के रूप में हुई है। पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और बताया कि वह इससे पहले भी कई गाड़ियों की चोरी कर चुका है। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने नंदागरी, न्यू उस्मानपुर, फर्श बाजार और भलसवा डेरी इलाके से 4 और गाड़ियां बरामद की, जिनमें एक स्कूटी और 3 मोटरसाइकिलें शामिल हैं। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कहीं उसके साथ इस चोरी के धंधे में कोई और तो नहीं जुड़ा है। दिल्ली सरकार ने निजी स्कूलों द्वारा मनमाने ढंग से की जा रही फीस बढ़ोतरी को नियंत्रित करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने विधानसभा में स्कूल फी रेगुलेशन बिल पेश किया है, जिसका उद्देश्य फीस प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना और पेरेंट्स को राहत देना है। इस पर जब हमने स्कूल के प्रिंसिपल से बात की तो दशमेश पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल सरिता सक्सेना ने कहा कि पहले भी फीस वृद्धि DOE की गाइडलाइंस के अनुसार ही होती थी, लेकिन अब सरकार जो नए बिंदुओं पर फोकस कर रही है उसके लिए स्कूलों का एक क्राइटेरिया होना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ स्कूलों की वजह से सभी को परेशानी होती है। वहीं भगवान देवी पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल RK बादल ने कहा कि जब तक शिक्षा विभाग ऐसे स्कूलों पर सख्ती नहीं करता जो नियमों की अवहेलना करते हैं, तब तक पेरेंट्स को इस बिल से कोई लाभ नहीं मिलेगा। ट्यूलिप पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल RC जैन ने कहा कि पहले से ही पेरेंट्स और टीचर्स की कमेटी बनी हुई है जो फीस तय करने में भूमिका निभाती है। ऐसे में ये बिल केवल दिखावा लगता है, असली असर तो बिल लागू होने के बाद ही पता चलेगा। Without the permission of Directorate of Education, we cannot hike the fee. Otherwise, हमने अब जो बिल पेश हुआ है शायद ये प्राइवेट स्कूलों के लिए शायद कोई जान डाल दे, क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स के खर्चे इतने ज़्यादा हैं, आपके जो हमारे खर्चे कंट्रोल के बाहर हैं, और पेरेंट्स को भी हमें सेटिस्फाई करना है, बच्चे को भी करना है, हमारी बिल्डिंग का भी मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा है, तो उन सब चीज़ों में जो खर्चा आता है वो नहीं पूरा पड़ पाता। जब तक कि अगर हम 10% भी बढ़ाएं हर साल तो शायद कुछ हम कोप अप कर पाएँ, अदरवाइज़ तो बहुत मुश्किल है। और जो गवर्नमेंट है इसको एक लॉ या एक काम करना चाहिए कि जितने भी और स्कूल्स हैं प्राइवेट स्कूल्स, उनको जो एक कैटेगराइज करें कि ना ये स्कूल इतनी फ़ीस लेता है तो इस कैटेगरी में है, ये स्कूल इतनी फ़ीस लेता है, ये कैटेगरी इनकी है। ऐसे 3-4 स्लैब बना लें और उसके हिसाब से ये बढ़ाएं घटाएं जो भी करें, लेकिन ना ये जो हम जैसे जो बिल्कुल हैंड टू माउथ वाले स्कूल्स हैं उनके ऊपर ये चीज़ लागू होती है तो वो ठीक नहीं रहती। फीस रेगुलेशन और वो पहले से ही मेरी याद में या मेरी समझ में तो यही है कि पहले से ही सरकार के नियंत्रण में है, पहले से ही सरकार नियंत्रण रखती है। अभी क्या क्या रूल्स हैं फीस को बढ़ाने के लिए? 3 साल में बढ़ा सकते हैं या कोई कितनी परसेंटेज बढ़ा सकते हैं, या क्या क्राइटेरिया रहता है? क्राइटेरिया तो जो सरकार ने निर्धारित किया था सभी स्कूल उसी के अनुसार चलते हैं, लेकिन कुछ जो अलग से रूल्स हैं वो है कि अभी भी जो वर्तमान बिल है उसमें भी ट्रांसपेरेंसी के नाम से ये है कि आपको जो आपके एक्सपेंसेस हैं, आपके एक्सपेंडिचर हैं, आपकी टीचर्स की सैलरी, अदर स्टाफ की सैलरी, उन सब के टोटल के हिसाब से, और जो मेन मकसद है, हालांकि वो पहले से ही है, सभी को पता है, नो प्रॉफिट। स्कूल्स का मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है, स्कूल का मकसद है नो प्रॉफिट पे समाज सेवा करना, एजुकेशन इम्पार्ट करना। लेकिन इसी के साथ ये भी है कि सरकार हालांकि उस पर ध्यान देगी,
मुझे पूरा विश्वास है। पेरेंट्स तो कभी नहीं चाहेगा फीस बढ़े, और टीचर चाहेगी फीस बढ़े, ताकि फीस बढ़ेगी तो उसको बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी। तो ये टकराव निश्चित रूप से संभव होगा। फिर इसमें गवर्नमेंट का कोई नॉमिनी नहीं रखा गया। इससे पहले स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में गवर्नमेंट का नॉमिनी होता था, जिसमें पेरेंट्स भी होते थे, टीचर्स भी होते थे, गवर्नमेंट का नॉमिनी होता था, मैनेजमेंट के लोग होते थे। तो उनके सामने आने वाले जो शिक्षा सत्र है उसका खर्चा रख दिया जाता था कि भाई हमारा एस्टिमेटेड बजट है और इसके हिसाब से इतनी फीस बढ़ानी है, तो वो मंजूरी लगभग मिल जाती थी। अब गवर्नमेंट नॉमिनी तो मुझे लगता नहीं इसमें कहीं लाई कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में 3 स्तर की कमेटी बना दी और फिर ये बना दिया कि इसको किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। जो स्कूल स्तर की कमेटी या जोन की कमेटी या डायरेक्टर जो फैसला ले लेगा उसको कहीं भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो मैं समझता हूँ कि शायद ये भी कहीं ना कहीं ऑब्जेक्शनेबल है कि कोर्ट से बढ़ के तो कोई है ही नहीं। वक्फ बिल में था कि वक्फ बोर्ड जो फैसला ले लेता है उसे किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। मुझे लगता है ये वक्फ बिल का ही दूसरा रूप लेकर के आए कि उसको किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। वेलकम पुलिस ने गश्त के दौरान 2 कुख्यात बदमाशों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी इंस्पेक्टर रुपेश कुमार खत्री के नेतृत्व में गश्ती टीम ने जनता मजदूर कॉलोनी में 2 संदिग्धों को एक घर के सामने बैठा देखा, जिनमें से एक के हाथ में पिस्टल थी। मौके पर तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दोनों को दबोच लिया। तलाशी में अरमान उर्फ टिक्का नाम के आरोपी के पास से एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस बरामद हुए, जबकि जहीर उर्फ गुड्डू से 6 कारतूस मिले। पूछताछ में दोनों ने अपराध कबूल कर लिया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि अरमान हत्या की कोशिश, डकैती और आर्म्स एक्ट जैसे 3 मामलों में पहले शामिल रहा है। वहीं जहीर का भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। दोनों के खिलाफ वेलकम थाने में आर्म्स एक्ट और बीएनएस की धारा के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और फिलहाल आगे की जांच जारी है। दिल्ली जल बोर्ड एक नई मोबाइल एप्लीकेशन लाया है, जिससे अब उपभोक्ता हर महीने अपना पानी का बिल खुद जनरेट कर सकेंगे। पहले कई लोगों की शिकायत थी कि पानी के बिल ऑटोमेटिक बनते थे, जिनमें गलत रीडिंग आ जाती थी। साथ ही मीटर रीडिंग लेने वाले कर्मचारी कई बार लोगों से पैसे भी मांगते थे। इन शिकायतों के बाद दिल्ली सरकार ने इस नई व्यवस्था को मंजूरी दे दी है। इस एप्लीकेशन की मदद से उपभोक्ता हर 28 दिन में अपने पानी के मीटर की रीडिंग खुद दर्ज कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें मीटर की फोटो भी एप्लीकेशन में अपलोड करनी होगी। बिल अपने आप जनरेट हो जाएगा। इससे भ्रष्टाचार पर भी रोक लगेगी। संवाददाता विवेक पठानिया ने पूर्वी दिल्ली के विश्वास नगर और शंकर नगर के RWA मेंबर से बात की तो उन्होंने इस कदम का स्वागत किया और कहा कि इससे लोगों को राहत मिलेगी और कर्मचारियों की मनमानी खत्म होगी। उन्होंने बताया कि उन्होंने खुद कई बार गलत बिलों की शिकायत दिल्ली जल बोर्ड में दी है। ये एप्लीकेशन एंड्रॉयड और आईफोन दोनों तरह के मोबाइल में काम करेगी। उपभोक्ताओं को अपना कंज्यूमर नंबर डालकर एक आईडी बनानी होगी। इसके बाद वे हर महीने मीटर की रीडिंग और फोटो अपलोड कर अपना बिल खुद बना सकेंगे। शिकायतें बहुत आती हैं कि बिल सही नहीं बनता, बिल ख़राब बनता है, ये बनता है। तो अगर कोई ऐसी ऐप आती है तो इसमें पारदर्शिता आएगी। अपना लोगों फ़ोटो खींच के अपने आप ही बिल डाउनलोड करके बिल बना के अपना आप जमा करा देगा, किसी का निकलता होगा तो। नहीं तो बाकी जैसे चल रहा है, बाकी ये थोड़ी सी है कि करप्शन कम होगा थोड़ा सा। जो रीडिंग वाले आते हैं वो बेसिक बना देते थे बिल। ज़्यादातर क्या होता था कि वो आते नहीं हैं, 2-2 3-3 महीने आते नहीं हैं, फिर बेसिक बना के देते हैं। वो 1 महीने का जो बिल होता है वो 3 महीने में दिखा के वो लगता है फिर इतनी रीडिंग हो गई है तो वो बिल बना देते हैं उस हिसाब से। वो ख़त्म हो जाएगा। इसमें कम से कम ऐप बन जाएगी तो हर महीने के महीने आदमी बना के डाल देगा। उसमें बिल बनेगा तो जमा कराएगा, नहीं होगा तो कोई बात ही नहीं है। जब तो गवर्नमेंट की स्कीम है 20,000 लीटर पानी तक की, तो नहीं है। पहले क्या था भाई साहब, मीटर के रीडर जो थे वो उनकी दादागिरी थी। वो जिस तरीके से बिल बना देते थे उसी बिल में जो है कई बार बिल नहीं आते थे या इकट्ठे बिल आ जाते थे, जो कि पे करने भारी पड़ जाते थे लोगों को। आज भी दिल्ली में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो समय से बिल पे नहीं कर पाए और बाद में वो बिल इकट्ठा होते चले गए और वो सर पे एक बर्डन बढ़ गया। तो ये चीज़ों से निजात मिलेगी आने वाले समय में और भ्रष्टाचार को थोड़ी सी कमी आएगी। इस चीज़ में मैं दिल्ली सरकार का बड़ा स्वागत करता हूँ। शाहदरा जिले में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने अवैध शराब तस्करी के एक बड़े मामले का खुलासा किया है। इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह और उनकी टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर शाहदरा फ्लाईओवर के पास एक कार को रोका। तलाशी लेने पर कार की डिग्गी से 1496 क्वार्टर देशी शराब बरामद हुई, जिन पर केवल हरियाणा में बिक्री के लिए लिखा था। ये शराब दिल्ली में अवैध रूप से बेची जानी थी। मौके से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान मोहित कुमार और संदीप चंद के रूप में हुई है।
दोनों पहले से कई आपराधिक मामलों में शामिल रहे हैं। मोहित पर 14 और संदीप पर 12 पुराने केस दर्ज हैं। पूछताछ में उन्होंने शराब की सप्लाई की बात स्वीकार की है। उनके पास से एक वाउचर भी मिला है जिससे नेटवर्क की और जानकारी मिलने की उम्मीद है। इस मामले में आबकारी अधिनियम की धारा के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस अब इस नेटवर्क के बाकी सदस्यों और शराब के स्रोत की जांच कर रही है। शहादरा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर मंगलवार को स्वच्छता अभियान चलाया गया। यह अभियान दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता के आह्वान पर और पीएम नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन को ध्यान में रखते हुए शुरू किया गया है। इस अवसर पर निगम पार्षद भरत गौतम के नेतृत्व में रेलवे कर्मचारियों और स्थानीय कार्यकर्ताओं ने मिलकर श्रमदान किया। पार्षद भरत गौतम ने संवाददाता से बातचीत के दौरान बताया कि 1 अगस्त से 31 अगस्त तक दिल्ली में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, तांगा स्टैंड, गली मोहल्ला, फ्रंट लाइन और बैकलाइन क्षेत्रों में खास तौर से ध्यान देने को कहा गया है। अभियान के तहत शहादरा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 और टिकट काउंटर क्षेत्र की सफाई की गई। इस दौरान स्टेशन के सीएमआई राजरतन भी मौजूद रहे और अभियान में सक्रिय भूमिका निभाई। आज शहादरा के रेलवे स्टेशन पर खड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में चल रही सरकार द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने एक आह्वान किया था कि हम दिल्ली को स्वच्छ बनाएंगे, जिसके तहत आज मेरे वार्ड में लगने वाले शहादरा का रेलवे स्टेशन, आज हम इस रेलवे स्टेशन के सीएमआई हमारे राजरतन जी और उनकी पूरी टीम और भारतीय जनता पार्टी शहादरा के सभी कार्यकर्ताओं के साथ में आज स्वच्छता अभियान को हम करने निकले हैं, जिसके तहत यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में सभी मेरे साथियों ने श्रमदान दिया है और हमें पूर्ण विश्वास है कि इसी प्रकार आगे भी मुहिम चलती रहेंगी और दिल्ली को और देश को हम ऐसे ही स्वच्छ बनाते रहेंगे। गांधीनगर के डीएवी स्कूल में छात्रों को भारतीय संविधान की धारा 370 के इतिहास और इसके हटाए जाने के महत्व के बारे में जानकारी दी गई। छात्रों को बताया गया कि जम्मू कश्मीर को पहले संविधान की धारा 370 के तहत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, जिसके अंतर्गत वहां के नागरिकों को अन्य राज्यों से अलग विशेष अधिकार मिले थे। बताया गया कि उस समय जम्मू कश्मीर का अपना अलग झंडा भी था और बाहरी राज्य का कोई भी व्यक्ति वहां जमीन नहीं खरीद सकता था। 5 अगस्त 2019 को इस धारा को हटा दिया गया, जिससे जम्मू कश्मीर भारत के बाकी राज्यों के समान हो गया। इस दौरान छात्रों को खेलों के विषय में भी जागरूक किया गया। प्रोफेसर जाकिर हुसैन ने स्वामी विवेकानंद के उदाहरण के माध्यम से खेलों के महत्व को समझाया और छात्रों को प्रेरित किया। फिलहाल के लिए पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए सीसीएन डिजिटल के साथ।